देखो दिखाई दे रहा है क्या? और सुनाई दे रहा है क्या? उन्हें 7:45 वेस्ट कर दिए हम लोगों ने। यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम। सूत्र में शब्दों को पढ़ करके देखो। हम चालू कर सकते हैं क्या? यस्य च भावेन भावलक्षणम, भावेन, भावेन कौन सी विभक्ति है? तृतीया। इसका मतलब क्या लगा सकते हो? भावेन, भाव के द्वारा, ये लिख सकते हैं। भावेन, भाव के द्वारा। भावलक्षणम, भावस्य लक्षणम, भावलक्षणम, ऐसा कर सकते हैं। भाव, ये भाव क्या होता है? भाव का मतलब क्या है? अच्छा भाव, बुरा भाव, ऐसे मनोभाव। भाव का अर्थ है ये, जिसको आपकी भाषा में आप लोग ये बोलते हैं क्रिया, धातु रूप जिसको बोलते हो। भाव का मतलब क्रिया। ये शब्द मेरे पढ़ाने में कहाँ ऐसे कभी आया था पहले क्या? भाव भाव पाणिनि के वर्गीकरण में नहीं है, निरुक्त के वर्गीकरण में बताया। यास्क का जिक्र किया था हम लोगों ने, और उस समय ये कहा था कि 4 प्रकार के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ऐसे बताया था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो शब्द है, इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा था? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आख्यात के लिए एक परिभाषा है, भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम आख्यातम, ये शब्द यहाँ पढ़ा था। ठीक है, अब आप इतना ही समझ के देखना, भाव का मतलब क्रिया। हम सिर्फ इसी शब्द को देख रहे हैं कि भाव का अर्थ क्या होता है। भाव का अर्थ होता है क्रिया, बस ये याद रखो। अब इसका अर्थ क्या करोगे? एक भाव से दूसरे भाव का लक्षण, एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान। लिखिए, पहले इसका वृत्ति लिखो। यस्य क्रियया, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते, क्रियांतरम लक्ष्यते, ततः तृतीया स्यात्, ततः सप्तमी स्यात्। अब एक बात और बताओ, सूत्र में एक शब्द और आया है, च। दिख रहा है? यस्य च, इस च का मतलब क्या है? और। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। उसके बाद हिंदी अर्थ लिखो, अर्थात, अर्थात जिस क्रिया के द्वारा
क्रियांतर, जिस क्रिया के द्वारा क्रियांतर, क्रियांतर मतलब दूसरी कोई क्रिया, अंतर क्रिया, अन्य क्रिया, इधर थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में और लिख रहा हूं, अन्य क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा क्रियांतर या अन्य क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का, उसमें सप्तमी विभक्ति का, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो क्रियाएं हैं और एक क्रिया से ये पता चल रहा है कि दूसरी क्रिया कब हुई। जिस क्रिया से पता चला, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का पता चला, उस क्रिया में सप्तमी लगा सकते हैं। वो घर कब आया था, सहज से आपने किसी से पूछ लिया, स्वाभाविक बात चल रही थी, कब तक आया था, कब, लगभग शाम हो गई थी, या किसी को टाइम पता 5-1 बजे आ गया था, ये भी पता नहीं है, तो कई बार क्या करते हैं, बस वो शाम को गाय दूने वाले टाइम से आ गया था, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो तब आया था जब गायें दुही जा रही थी। यहाँ दो क्रियाएं हैं, उसका आना कब हुआ और उसका आना, इस क्रिया आना है ना, आगमनम आगच्छति, इस आगच्छति क्रिया का ज्ञान किस क्रिया से हुआ, किस चीज से हुआ, गोशु दूह्यमानाशु, कब कब आया, जब गायें दुही जा रही थी तब उसका आना हुआ। तो क्रियाएं कितनी है, गायों का दुहा जाना एक अलग क्रिया है, दुहा दोहन क्रिया, और आगमन आना ये अलग क्रिया है। तो उसके आना, इस क्रिया का ज्ञान कौन सी क्रिया से हुआ, दुहा जाना इस क्रिया से। तो जिस क्रिया से, मान लो ये क्रिया, एक तो है क्रिया, एक है क्रियांतर, एक तो है दुहा जाना और एक है वापस लौट के आना, आगमन। तो आगमन इस क्रिया का ज्ञान किस से हुआ, दुहा जाना इस क्रिया से हुआ। लिखिए, अर्थात उदाहरण लिखो, जैसे पहले किताब का उदाहरण करते हैं फिर कुछ और करेंगे। गोशु दुह्यमानासु गतः, गोशु गोशु दुह्यमानासु गतः, गोशु दुह्यमानासु गतः। देखो दो क्रियाएं छांट के बताओ, एक तो क्रिया एक क्रियांतर, दो चीजें हम पता कर रहे हैं अभी, एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान। तो दो क्रियाएं हैं कौन कौन सी, एक तो है ये वाली क्रिया, और एक है ये। तो इस क्रिया का, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऊपर जो शब्दावली लिखी है ना उसके हिसाब से मैं इसको बोलूँगा क्रियांतर, और ये है क्रिया। जिस क्रिया से क्रियांतर का ज्ञान प्राप्त हो, जिस एक क्रिया से दूसरी क्रिया का पता चले, उस क्रिया में सप्तमी लगा सकते हो। यही बोल रहे हैं, गोशु दुह्यमानासु गतः, गायों के दूहे जाने पर, गायें दूही गई तब नहीं, जब गायें दूही जा रही थी तब। ये प्रोसेस भी पैरेलल चल रहा था, ये प्रोसेस भी पैरेलल चल रहा है। गायें दूही जा चुकी उसके बाद में नहीं, जब वो आ रहा था, जब वो आया तो गायें दूही जा रही थी। मतलब हम टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, वो कब आया। मैं इस वाक्य को और सरल कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक ऐसे लगा रहा हूँ, सह गतः, वह गया, ठीक है, वह गया, कब गया, इस टाइम गया। गोशु दुह्यमानासु, लिखिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके लिखो। यहाँ पर
दुह क्रिया के द्वारा गम क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है। दुह, अंडरलाइन करना, दुह क्रिया से गम इस क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है, अतः दुह क्रिया में सप्तमी है, ततः सप्तमी स्यात्। तो विशेषण विशेष संबंध में आती है, वो तो याद ही होगा, यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति, ये तो समानार्थ है, दोनों वो तो समान आएंगी, दोनों विभक्तियां, तीनों चीजें समान होंगी। एक वाक्य और लिखो, उसके आने पर गीत सुना जाता है। उसके आने पर गीत सुना जाता है। उसके आने पर गीत सुना जाता है। उसके बाद एक वाक्य और लिखो, तुम्हारे आने पर वह गीत गाती है। तुम्हारे आने पर वह गीत गाती है। तुम्हारे आने पर वह गीत गाती है। पहला वाक्य देखो, उसके आने पर गीत सुना जाता है। दो क्रियाएं पहचान के बताना कौन सी है। एक तो आना और एक सुना जाना। श्रवणम, श्रु धातु का मिलेंगे। आने के लिए क्या क्या बोलते हैं, आगम, ठीक है। तो क्या तम श्रूयते, तस्मिन् आगमने गीतम श्रूयते। दोनों के अलग अलग विभक्तियां पता है। यहाँ सप्तमी लगा रहे हो, यहाँ नहीं लगा रहे हो। सप्तमी वाला क्या है, वो है जिससे दूसरी क्रिया का ज्ञान हो रहा है। तस्मिन् आगमने गीतम श्रूयते। आगे वाला वाक्य देखो, तुम्हारे आने पर गीत गाती है। सॉरी, इसमें एक शब्द और होना चाहिए, तुम्हारे आने पर वह गीत गाती है। हाँ, यहाँ मैं जोड़ रहा है ना, तुम्हारे आने पर वह गीत गाती है। त्वयि आगते सा गीतम गायति। त्वयि आगते सा गीतम गायति। त्वयि आगते सा गीतम गायति। इसके साथ एक वार्तिक और पढ़ा गया है, वो भी करते हैं। देखो, अर्हाणाम कर्तृत्वे एक वार्तिक और है। अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे। अकर्तृत्वे तद् वैपरीत्ये च। तद् वैपरीत्ये च वार्तिक है। अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद् वैपरीत्ये च। ये शब्द क्या है, अर्हाणाम? अर्हा कौन सा, अर्हा है कि अर्ह क्या शब्द है? ये शब्द है।
और ये अर्ह धातु है। अर्हति शब्द होता है, अर्हति योग्य है, अर्हति अर्हत अर्हन्ति, और इसी से एक शब्द बना अर्हः, और अर्हः अर्ह का षष्ठी बहुवचन बनाया तो बना अर्हाणाम। अर्हाणाम क्या बोलोगे? योग्य व्यक्तियों का, के, की, ऐसे बोल सकते हैं षष्ठी बहुवचन में। योग्य व्यक्तियों के, जो कर सकते हैं, एलिजिबल है, उनके कर्तृत्व होने पर। जो आदमी करने योग्य हैं वो तो काम करेंगे, कर सकते हैं, कर्तृत्व है उनमें, करने वाले हैं। और जो अनर्ह हैं, जो योग्य नहीं हैं, वो करता भी नहीं होंगे। जो योग्य नहीं है उनमें कर्तृत्व नहीं होने पर, एक बात तो ये, जो अर्ह है वो कर्तृत्व होगा, जहाँ योग्य नहीं है वो कर्तृत्व भी नहीं होगा। योग्य आदमी काम कर सकता है, अयोग्य आदमी काम नहीं कर सकता, ऐसी वाली सिचुएशन होगी। दूसरा, इधर एक और बोल रहा है, तद वैपरीत्य, उसका उल्टा हो जाए, यानी जो योग्य है वो काम नहीं कर पाए, जो अयोग्य है वो काम कर जाए, उल्टा हो गया जस्ट। तो ये चार तरह की स्थितियां हो सकती है। क्या क्या? ये बोल रहा है कि इन चारों तरह की परिस्थितियों में ये सूत्र काम करेगा। मैं अलग अलग सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ, देखना। अर्ह है हो, और कर्तृत्व भी हो, और अनर्ह हो, और अकर्तृत्व भी हो। तीसरा, अर्ह तो हो लेकिन कर्तृत्व नहीं हो, और अनर्ह हो और फिर भी कर्तृत्व हो। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है क्या? इसको ऐसे समझ के देखना, पढ़ा था, पास हो गया, बिजाने सुना, देखना इधर। अर्ह का मतलब योग्य, कर्तृत्व का मतलब उसमें है कर्तृत्व, कर सकते हैं, कर्ता भाव है। पढ़ा है तो पास हो गया, नहीं पढ़ा तो पास नहीं हुआ। इधर देखो मज़ेदार चीज़, पढ़ा है लेकिन पास नहीं हुआ, और नहीं पढ़ा है तो भी पास हो गया। ये चार तरह की स्थितियां हैं। लिखो तद वैपरीत्य, ये बोल रहे कि किसी ने चप्पल में कुछ छुपाया होगा इसलिए पास हो गया। चलो लिखो, अर्थात ऐसे ही टेबल बना के लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। अर्थात ऐसे ऊपर से नीचे लिखना। अर्थात अर्ह के कर्तृत्व होने पर, अर्ह में कर्तृत्व होने पर या अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा कार्य नहीं किए जाने पर, अयोग्य व्यक्तियों के कार्य नहीं किए जाने पर अथवा इसके विपरीत योग्य व्यक्तियों में कर्तृत्व नहीं होने पर, या अयोग्य व्यक्तियों में, अथवा अयोग्य व्यक्तियों में कर्तृत्व होने पर जिस क्रिया से क्रियांतर लक्षित होता है, वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रियांतर लक्षित होने पर
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सत्सु तरत्सु उदाहरण लिखो, जैसे सत्सु तरत्सु असतः सत्सु तरत्सु असत आसते। असत सत संतो संतः। तो असंत असंत असंतो असंतः। बोर्ड पे देखना, इसको थोड़ा ठीक करना है। एक बार देखना, इसका हिंदी क्या अनुवाद क्या है, वाक्य से समझते क्या हो। सत्सु तरत्सु असतः असंतः आसते। दो तरह के आदमी हैं, अभी तो इसमें एक ही तरह के ये है। एक तो है सज्जन और एक है जो सज्जन नहीं है। असत असत पुरुष। असत असंतो असंतः। सत्सु तरत्सु, रुको, सही है, नहीं नहीं नहीं, सत्सु तरत, इसका अनुवाद देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सत्सु तरत्सु, सज्जनों के तैर जाने पर, पार हो जाने पर, असंतः आसते। असज्जन दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, असज्जन लोग बैठे रह गए, तैर पार नहीं कर पाए। कब? जब सज्जन लोग पार कर गए। देखना, दो क्रियाएं हैं, एक तो है ये, एक है ये। आस कब बैठे रह गए? जब सज्जन लोग पार कर गए। अच्छा, और देखो, सत्सु ये योग्य है या अर्ह है, और ये असत्सु ये अयोग्य है। अयोग्य में तैरने का भाव नहीं है, इसका मतलब अकर्तृत्व है, और योग्य है उसमें तैरने का भाव है, इसलिए इसमें कर्तृत्व है। समझ रहे हो? जो योग्य है वो तैर रहे हैं, जो योग्य नहीं है वो बैठे रहे, वो तैर के नहीं जा पा रहे। सत्सु तरत्सु असंतः आसते। फिर एक वाक्य लिखो, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। असत्सु तिष्ठत्सु, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति। सज्जन लोग तैर जाते हैं, सज्जन लोग पार कर जाते हैं। सज्जन है तो इसका मतलब योग्य है, योग्यत्व भी है और इसमें कर्तृत्व भी है, योग्य भी है और पास भी हो गया, तरन्ति। इधर देखो, असत है, असत्सु तिष्ठत्सु, ये अयोग्य तो है, अनर्ह तो है, अयोग्य तो है, और अकर्तृत्व भी है, पार भी नहीं कर पाए। देखो, ये चारों तरह की स्थितियां हैं, वो चारों तरह की आएगी इसमें। साथ साथ लिखता चले जा रहा हूं। अयोग्य है और अकर्तृत्व भी है। दुष्ट थे, सज्जन नहीं थे तो पार नहीं कर पाए, बैठे रह गए। और संतः, सज्जन है तो तरंती, पार कर जाते हैं। अब ये हुआ दूसरे प्रकार का उदाहरण। तीसरे प्रकार का देखो, तीसरी तरह में क्या हो सकता है? असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति।
सन्तः तिष्ठन्ति। असत्सु। अच्छा, ये पता है आपका, ये शब्द सुना हुआ है क्या, आपके अभ्यास में है क्या? सत शब्द के रूप, सत शब्द के रूप, ये अभ्यास में नहीं है। मुझे आपके चेहरे देख देख के लग रहा है ऐसे। फिर भी कोशिश तो ये करो कि इसमें होना चाहिए। आपके अभ्यास में हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी एक काम आप और करो। इधर एक सरल सा कहीं लिख के छोड़ दो, योग्यानाम, योग्येषु, अर्हेषु, इस तरह का एक समान पर्यायवाची उसके साथ रखो, समझने में सुविधा हो जाएगी। चारों उदाहरणों करने के बाद में एक बार फिर इसको स्पष्ट करेंगे दोबारा से। असत्सु तिष्ठत्सु। असत है तो योग्य है कि अयोग्य है? अयोग्य है। तैर गए, इसका मतलब उत्तीर्ण हो गए, कर्तृत्व भाव है। और संतः यानी योग्यत्व तो है इनमें, लेकिन तिष्ठन्ति पार नहीं हो पाए। पार नहीं हो पाए, तिष्ठन्ति बैठे रह गए। एक और बनाओ, असत्सु तरत्सु असत्सु तिष्ठत्सु, वे होना चाहिए। असत्सु तरत्सु संतः तिष्ठन्ति, ये तो हो गया। अब हमें अनहरत और कर्तृत्व करना है। लिखो, अनर्ह कौन है? असत्सु सत्सु अतरत्सु सु। असन्तः तिष्ठन्ति। तरन्ति। सत्सु तिष्ठत्सु, सज्जनों के बैठे रहने पर, और असंतः तरन्ति, जो योग्य नहीं है वो पार हो जाते हैं। तो आप इसमें लिखोगे योग्यत्व, ये तो अर्ह है लेकिन ये अकर्तृत्व है। और असंतः अयोग्यता है और कर्तृत्व है, पार तो कर ही गए। कोई ऐसा हो सकता है जो अपनी चप्पल में कोई ऐसा ब्लूटूथ लगा के और उत्तीर्ण हो जाए और अयोग्य हो, ऐसा संभव है, लेकिन पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा है यहाँ मेहनत करो। चप्पलों में जो मेहनत करते हो वो पढ़ने में मेहनत करो। एक बार फिर से करें इनको। सत्सु तरत्सु, सज्जनों के वो याद है, क्रियांतर वो सब चीजें याद है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान, ये चीजें तो पता है कि वो सज्जन लोग बैठे, असज्जन लोग बैठे रह गए। कब? जब सज्जन लोग तैर गए। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान हो रहा है, उसके साथ साथ भी अर्हत्व और अकृतत्व कृतत्व का भाव भी है। चारों तरह के उदाहरण करवा रहा हूँ, चारों में से कोई भी पूछ सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड में ज़्यादा इस वाले वार्तिक की ज़्यादा संभावना नहीं है, मतलब हो सकता है पूछ ले, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं पूछा गया है, इस स्तर का नहीं पूछा गया है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए संभावित है, पूछ सकता है।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सूत्र लिखो, षष्ठी च अनादरे। षष्ठी च अनादरे। मिटा दूं? सूत्र लिखो नेक्स्ट, षष्ठी च अनादरे। मैं आपको एक बात फिर से याद करवा रहा हूँ, कल वाली, मतलब जिस प्रकरण से चले और एक ही कॉन्सेप्ट के अटैच्ड सूत्र आगे से आगे चलते जाएंगे, तब तक मैं उस सूत्र को मिटाऊंगा नहीं। मतलब इसी बात को शुरू किया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब नई बात शुरू करेंगे तब इन सबको मिटा देंगे। षष्ठी च अनादरे उसी सूत्र के साथ जोड़ के पढ़ रहा है। पहले इस सूत्र का अर्थ बताओ, फिर मैं इस पे आऊंगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस क्रिया के द्वारा क्रियांतर लक्षित होता है उसमें सप्तमी होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उस क्रियांतर का ज्ञान होने के साथ साथ अगर ये भी प्रकट हो जाए, अनादर भी प्रकट हो जाए, तो आप सप्तमी के साथ साथ षष्ठी भी लगा सकते हैं। ये आपको एक छूट और दे रहे हैं, एक विकल्प और मिल रहा है। साथ ही तो आप लगा ही रहे थे, क्रियांतर तो है ही, क्रियांतर के साथ साथ अगर अनादर का भाव भी प्रकट हो रहा हो तो आप षष्ठी भी लगा सकते हैं। लिखिए, वृत्ति लिखो, अनादराधिक्ये, अनादराधिक्ये अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। बोर्ड पे देखो, इतना वाला अर्थ तो पूरा नहीं है। भावलक्षणे, भावलक्षणे का मतलब हुआ एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान होने पर, ये तो वहीं से लेके आए। उसके साथ साथ क्या, अनादर की अधिकता, वो तो है ही, इतना ज्ञान तो पहले से आ ही रहा है। उसके साथ साथ अनादर भी प्रकट हो रहा हो तो आप षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। लिखिए, अर्थात क्रियांतर लक्षित होने के साथ साथ, क्रियांतर लक्षित होने के साथ साथ अनादर प्रकट होने पर, अनादर प्रकट होने पर, अंडरलाइन करना, अनादर प्रकट होने पर, अनादर प्रकट होने पर कौन सी की लगाने की छूट आपको? षष्ठी भी लगा सकते हो और सप्तमी भी लगा सकते हो। षष्ठी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। षष्ठी का भी कर सकते हो और सप्तमी का भी कर सकते हो। जैसे रुदति रुदतो व प्राव्राजित, रुदति रुदतो व प्राव्राजित। ये किताब का उदाहरण है।
रुदती, रुदतो वा प्राव्राजित। आगे इसका अर्थ लिखा है, इधर मैं बड़ा सा ऑब्लिक लगा रहा हूँ और लिखना संन्यस्तवान, छोड़ के चला गया। उसके लिए शब्द क्या है? रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान। रुदंतम पुत्रादिकम, रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य, अनादृत्य संन्यस्तवान। इसका अर्थ ये है, संन्यस्तवान। बोर्ड पे देखना, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा वाक्य। रुदती रुदतो वा प्राव्राजित, वाक्य तो इतना ही है। रुदती रुदतो वा प्राव्राजित, उसके साथ उसका अर्थ स्पष्ट किया है। रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान। इसका अर्थ समझ में आया है? इसका अर्थ क्या है? एक आदमी था, पुत्र परिजनों को छोड़ करके चला गया, संन्यास ले लिया, घर छोड़ के चला गया, प्रव्रजन कर लिया। कब उसने संन्यास कब लिया? जब पीछे वाले रो रहे थे, रोते हुए को छोड़ के चला गया। तो दो क्रियाएं हैं, एक तो है रोने की क्रिया, रुदती रुदतः रुदंती। दूसरा प्राव्राजित, प्रव्रजन ले लिया, संन्यास ले लिया। संन्यास कब लिया? एक क्रिया संन्यास लेना, एक क्रिया रोना। संन्यास लेना, इस क्रिया का ज्ञान किस क्रिया से हुआ? रोने वाली क्रिया से, कि वो घर छोड़ के तब गया जब वो पीछे वाले रो रहे थे। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का ज्ञान तो हुआ, उसके साथ ये भी पता चला रोते हुए को छोड़ के चला गया, मतलब अनादर करके चला गया। जो पीछे रो रहे थे उसका अनादर करके चला गया। रुदती रुदतो वा प्राव्राजित। देखो, आप अगर इसका हिंदी लिखना चाहो, एक वाक्य ऐसे बनाना, वह रोते हुओं को छोड़कर चला गया, तो नहीं लिखना चाहिए, प्राव्राजित, संन्यास ले लिया। देखना, वाक्य को थोड़ा सा सही करना है। यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ, उसने रोते हुओं को छोड़कर संन्यास ले लिया। एक तो क्रिया है उसका संन्यास ले लेना, और दूसरा क्रिया है रोते हुए। संन्यास कब लिया? रो रहे थे, क्रियांतर लक्षित तो हो रहा है, उसके साथ साथ अनादर का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो हमने क्या कर सकते हैं, ये जो है इसमें दो विकल्प है, या तो हम सप्तमी लगा सकते हैं या हम षष्ठी लगा सकते हैं। रुदती भी लगा सकते हो, सप्तमी है, और रुदतः भी लगा सकते हो, षष्ठी है। समझ में आ रहा है रुदती सप्तमी कैसे है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? देखो, रुद क्षत्री सप्तमी क्या बनेगा? रुदती। क्या बनेगा? रुदती। और रुद क्षत्री और षष्ठी क्या बनेगा? रुदतः। रुदतः। अगर आप लोग अपने ज्ञान से थोड़ा सा फिसले तो ऊपर वाला कोशिश करेगा ज़्यादा फिसलाने की। देखो, इस शब्द की जो शक्ल सूरत है वो ऐसी है,
धातु रूप जैसी, पठति पठत, रुदति रुदतः रुदन्ति, लेकिन ये तो रुदति रुदतो हो रुदत्सु, ये है रुदतः रुदतो हो रुदताम, ये है, ये षष्ठी है। तो ये इनकी शक्ल पहचानना भी आना चाहिए। आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इनकी शक्ल पहचान सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ 6.1 7.1, मतलब षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। ठीक है, उतार लो। एक वाक्य और करें क्या? एक अनुवाद, ये यही तो है। तस्मिन तस्मिन रुदतः, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है ना उसने अगर आप षष्ठी लगा रहे थे तो षष्ठी के अनुसार लगाना पड़ेगा, सप्तमी का प्रयोग किया तो सप्तमी के अनुसार लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे तस्य रुदतः या तस्मिन रुदति, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इधर भी विभक्ति उसके साथ उसकी चेंज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट सूत्र लिखो, ये बहुत फेमस है, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। अब ये वाला प्रकरण पूरा खत्म हो गया, अब इसको पूरे को साफ कर देते हैं, नया प्रकरण शुरू करेंगे। समय कितना हो गया? अभी इसको बंद कर दो। इसके हल्ले गुल्ले में सुनाई नहीं देगा फिर आपको। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम लिखिए। शब्दों को पहले समझ के देख लो ये क्या है, अर्थ बाद में लिखेंगे। शब्दों को समझ लो। यतः च निर्धारणम, यतः च निर्धारणम, तीन शब्द हो गए ना। यतः च निर्धारणम, अगर एक एक शब्द की हिंदी पूछूं तो बता पाओगे? यतः, यतः जिससे भी बोल सकते हो। अगर आपकी जो डिक्शनरी है ना, वोकैबुलरी है, उसके हिसाब से देखें तो आप इसको बोलते हैं यस्मात् या यतः, एक ही बात है। ये समानार्थक से है यहाँ, जिससे, जिससे यतः निर्धारणम, निर्धारण किया जाता है। लिखो अर्थात मैं सोच रहा हूँ इसकी वृत्ति भी कर लो साथ में, क्योंकि वृत्ति से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी ही, वृत्ति लिखो। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी ही, जाति डैश गुण डैश क्रिया संज्ञा भी। कितने शब्द हो गए ये वाले? एक ही है, शाबाश।
जाति गुण क्रिया संज्ञा भी। अब आगे लिखो समुदायात, समुदायात एकदेशस्य, एकदेशस्य पृथक्करणम्, एकदेशस्य पृथक्करणम् निर्धारणम। अभी तक तो सिर्फ ये समझ पाए हो कि सूत्र में जो निर्धारणम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। यतश्च निर्धारणम ये सूत्र है, सूत्र में जो निर्धारणम शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो बोल रहे हैं जाति गुण क्रिया और संज्ञा, चार ग्राउंड आपके पास, जाति गुण क्रिया और संज्ञा, इन चारों के द्वारा जहाँ एक समुदाय में से एक देशस्य, एक देश का, एक व्यक्ति का पृथक्करणम अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, तस्य नाम अस्ति निर्धारणम। ठीक है, जहाँ समुदाय में से एक आदमी को चुनना है, किस आधार पे, चार ग्राउंड आपके पास है, या तो जाति के आधार पर, या गुण के आधार पर, या क्रिया के आधार पर, या नाम के आधार पर चुन सकते हो। ठीक है, ऐसा हो। आगे लिखो, वृत्ति में आगे लिखो, यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी सप्तम्यौ स्तः जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एकदेशस्य पृथक्करणम निर्धारणम। यतः जहाँ से, जिससे, जिससे किया जाता है, ततः षष्ठी या ततः सप्तमी, जिससे निर्धारण किया जाए, जिससे पृथक्करण किया जाए, उस वाले शब्द में षष्ठी भी लगा सकते हो, सप्तमी भी लगा सकते हो। लिखिए जैसे अर्थात, अर्थात जहां पर जाति गुण क्रिया संज्ञा, जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर समुदाय में से एक व्यक्ति का, समुदाय में से एक व्यक्ति का पृथक निर्धारण किया जाता है, पृथक निर्धारण किया जाता है, वहाँ समुदायवाचक शब्द में, समुदायवाचक शब्द में कौन सी लगा सकते हो, षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, पहला वाक्य है, नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। नृणाम में विभक्ति कौन सी है, षष्ठी का बहुवचन, नृषु में सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः,
इसका हिंदी अनुवाद कर पाओगे? इसका समझ पाए हो इसका अर्थ क्या है? नृणाम मनुष्यों में ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अच्छा, ये श्रेष्ठता को या श्रेष्ठ मान करके पृथक्करण जो किया गया उसका आधार क्या है? किस आधार पर अलग बांट रहे हो? जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा। जाति के आधार पर, ठीक है। आगे एक और लिखो, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। दीपक एक बात बताओ, एक गाय है जो ब्राउन कलर की है, वो 2 किलो दूध देती है। अगर वो डार्क ब्लैक कलर की होगी तो कितना दूध देगी? कोई असर पड़ेगा? एक सींग वाली गाय 2 किलो दूध देती है, 2 सींग वाली गाय कितना दूध देगी? सींगों में से दूध निकालेंगे। चलिए, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में गवाम या गोशु दोनों लगा सकते हो। कृष्णा काले रंग वाली गाय, कृष्णा बहुक्षीरा ज्यादा दूध देने वाली है, बहुक्षीर है, बहुक्षीरा ज्यादा दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली। गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। एक वाक्य और लिखो, गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्रः। गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्रः। गमन करने वालों में, गच्छताम जाने वालों में, दौड़ने वाला, दौड़ता हुआ, जाते हुओं में दौड़ता हुआ फास्ट होता है, शीघ्रः आगे रहता है। किस आधार पे बांट रहे हो? पृथक्करण का आधार क्या है? क्रिया। क्रिया के आधार पर अलग अलग कर रहे हो। चलो एक अंतिम वाला वाक्य और बना लो, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। छात्राणाम छात्रेषु वा छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। ये मैत्र क्या होता है? छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु, ये मैत्र क्या है? ये किसी आदमी का नाम है। सुरेश, रमेश, दिनेश, वैसे ही मैत्र है, चैत्र है, ऐसे नाम भी आदमी के हो सकते हैं। ये आदमी का नाम है। तो छात्रों में से इसको जब बांटा तो आप किस आधार पे बांट रहे हो? नाम के आधार पे बांटा आपने, बस नाम ही है जिसके आधार पे आपने अलग अलग किया। सभी छात्रों में मैत्र नाम वाला जो बच्चा है वो पटु है, वो चतुर है। छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एक बार रिपीट करना, जहाँ पर जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा के आधार पर एक समुदाय में से एक व्यक्ति का पृथक्करण किया जाता है, वहाँ समुदाय वाले शब्द में षष्ठी भी लगा सकते हो और सप्तमी भी लगा सकते हो। एक सूत्र और कर लो, पंचमी विभक्ते है। पंचमी विभक्ते है।
सूत्र लिखो, पंचमी विभक्ते। विभक्ते है, ऐसा होना चाहिए क्या? विभक्ते, विभक्त विभक्ते। देखना, ये विसर्ग नहीं है, सप्तमी का एक वचन है। पंचमी विभक्ते लिखो, वृत्ति लिखो पहले। विभागो विभक्तम, ये इसकी शैली बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले एक एक शब्द को लेकर चलते हैं, पर्याय करते हैं। विभागो विभक्तम, वाक्य खत्म। अब दूसरा वाक्य शुरू करेंगे। पहले बताया कि विभाग या विभक्त क्या होता है। विभक्त का मतलब होता है अलग अलग करना। शब्द का अर्थ बताया, ये दो शब्द है ना, इसका अर्थ बता रहे हैं पहले, विभागो विभक्तम। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या करें? निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पंचमी स्यात्। निर्धार्यमाणस्य, निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पंचमी स्यात्। तत्र पंचमी स्यात्। तत्र पंचमी स्यात्। अर्थ लिखो, निर्धार्यमाणस्य, निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः एव तत्र पंचमी स्यात्। अर्थात जहाँ पर दो व्यक्तियों में विभाग अथवा निर्धारण किया जाता है, जहाँ दो व्यक्तियों में विभाग अथवा निर्धारण किया जाता है, वहाँ जिससे निर्धारण किया जाता है, जिससे, अंडरलाइन कर देना, जिससे निर्धारण किया जाता है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी का प्रयोग किया जाता है। मथुरा वाले पाटलिपुत्र वालों से ज़्यादा धनवान हैं। मथुरा वाले पाटलिपुत्र वालों से ज़्यादा धनवान है। इसका अनुवाद करना है, क्या करेंगे? माथुरा, माथुरा, देखो एक होता है मथुरा और एक होता है माथुरा। मथुरा में रहने वाले माथुर, उसका बहुवचन माथुराः। माथुराः पाटलिपुत्रे, पाटली ऐसा होना चाहिए, पाटलिपुत्र केभ्यः, पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों से, उनके कंपैरिजन में मथुरा में रहने वाले लोग आढ्यतराः, ज़्यादा धनवान है। आढ्य का मतलब पैसे वाले, आढ्यतर का मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा धनवान, है ना। ये पूछा कि दोनों में तुलनात्मक रूप से कौन सा ज़्यादा है? माथुराः।
माथुरः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। एक वाक्य और बनाओ। चुनाराम दीपक से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक वाक्य और लिखो। सुरेश दीपक से अधिक चतुर है। सुरेश दीपक से अधिक चतुर है। बोलना। चुनारामः दीपकात् श्रेष्ठतरः अस्ति। दो को कंपेयर कर रहे हो ना, दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? किसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? चुनाराम की तुलना दीपक से की जा रही है। तो जिसके साथ तुलना की जाती है, निर्धारण किया जाता है, तो निर्धार्य मान के साथ ये है। बताइए। एक वाक्य और लिखवाया मैंने। सुरेश दीपक से क्या है? अधिक चतुर है। पटुतरः अस्ति। दीपक ठीक है, मंजूर है। सुरेशः दीपकात् पटुतरः अस्ति। सुरेश दीपक से अधिक चतुर है। देखो, मुझे जैसे जितना लेवल का पढ़ाना है उसके थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से सप्तमी पूरी हो चुकी है। आप सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से इतना सफिशिएंट मैटर है आपके लिए। सप्तमी पूरी हो गई है। अब कुछ सूत्र बचे हुए हैं द्वितीया के, और कुछ बचे हुए हैं कर्म प्रवचनीय संज्ञा के। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद है? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कारणा मणि कर्ता सणौ, वो पूरा प्रकरण है। 7-8 सूत्र बचे हैं, वो पूरे करेंगे। चलिए ठीक है।